Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Askaria Schools and Colleges. Assalamu alaikum. I hope you all people are fine. आज हम लेक्चर नंबर 21 डिस्कस करेंगे चैप्टर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और इसमें ये चैप्टर का लास्ट ग्रुप है, ग्रुप 7th ए, जिसे हम कहते हैं हैलोजेंस. ठीक है, तो आज हम हैलोजेंस के बारे में स्टडी करेंगे. Group 7th A elements. Group 7th A elements are called halogens. Now what do you mean by the term halogens? Halogens का क्या मतलब है बच्चों? हेलो का मतलब है सॉल्ट, हेल, और हेलस का मतलब है, हेलो जो है वो लफ्ज़ हेलस से निकला है, जिसका मतलब है सॉल्ट, और जेनन का मतलब है फॉर्मर. लिटरली दे आर कॉल्ड सॉल्ट फॉर्मर. ठीक है जी, तो हैलोजेंस को हम कहते हैं सॉल्ट फॉर्मर. अब ग्रुप 7th ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? इसमें फ्लोरीन से लेकर एस्टेटाइन तक के एलिमेंट्स हैं. इनके एटॉमिक नंबर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं. Z = 9, क्लोरीन = 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53 और एस्टेटाइन 85. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर बाकी ग्रुप्स की तरफ डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. ग्रुप 7th ए की एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. जैसे कि आपने हर ग्रुप की एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो यहाँ पर आप ग्रुप 7th की भी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे. तो ये कौन कौन सी हैं जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़? एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली हैलोजेंस की भी आयनाइजेशन एनर्जी तो होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉन्ड एंथैल्पीज, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप 7th ए की. ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं बच्चों एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में. एटॉमिक रेडियस, अच्छा जी, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, चाहे आप किसी भी ग्रुप में चले जाएं. जिस तरह बाकी ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, यहाँ पर भी उन्हीं सिमिलर रीजंस की वजह से हैलोजेंस का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है. ठीक है जी, और अब ये क्यों इंक्रीज होता है, इसके कुछ सर्टेन रीजंस हैं. वो क्या है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं. एटॉमिक नंबर का ताल्लुक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. जितना एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन के लिए आपको नंबर ऑफ शेल्स चाहिए. जाहिर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो उनकी अकोमोडेशन या उनकी प्लेसमेंट के लिए आपको शेल्स चाहिए. तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे, यानी कि आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा. डाउन द ग्रुप आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है. जैसा कि आपने पिछले ग्रुप्स में पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है. जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है तो न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो जाता है और आपका रेडियस डिक्रीज नहीं होता, बल्कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज होता है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. यहाँ पे आपके पास ग्राफ है फिगर 13.34 में. फिगर मैंने नीचे दी है, ट्रेंड एंड एटॉमिक रेडियस इधर दिखा रहे हैं. आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हुए यहाँ पर रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है. ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब हैलोजेंस के बारे में आप जानते हैं कि ग्रुप के सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं? हैलोजेंस. हैलोजेंस आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इनकी EN की वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी हाई होती हैं. अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ की वजह से हैलोजेंस जो हैं वो क्या करते हैं? हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हैलाइड आइंस बनाते हैं. ये हमेशा तैयार रहते हैं X नेगेटिव बनाने के लिए और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए. ठीक है, लेकिन डाउन द ग्रुप जो है वो ये करेक्टर इलेक्ट्रॉन को गेन करने का थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ ग्रुप के ऊपर की तरफ ये करेक्टर ज़्यादा होता है. नीचे भी होता तो है लेकिन कम होता है.
तो डाउन द ग्रुप आपकी EN डिक्रीज होती है फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ. रीज़न आर द सेम एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है. जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन टूवर्ड्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है और इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस. और आपको पता है पीरियोडिक टेबल का सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, हैविंग द EN वैल्यू 4.0. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद है आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, क्योंकि ग्रुप 7 में आने के बाद ये टर्म आपने पीछे कहीं नहीं पढ़ी है. ठीक है, तो ये एक नया इंक्लूजन है, इसे समझ लें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है. मैंने आपके लिए इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है. बेसिकली बच्चों, जब किसी भी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो बच्चों पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और इस रिपल्जन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है. और ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो ऐड होने के बाद वो एनाइन बनाता है. न्यूट्रल एटम कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? नेगेटिव आइन या एनाइन में. उस वक्त वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है जिससे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जैसे कि न्यूट्रल एटम X है, आप X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी रख सकती हैं. इलेक्ट्रॉन ऐड करके जब ये X नेगेटिव बनाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा. इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है जी, क्या मैंने बताया व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, जब कभी किसी भी न्यूट्रल एटम में या मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है. वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है यूनिनेगेटिव आइन बनाने के बाद, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और ये एनर्जी क्यों रिलीज होती है बच्चों? क्योंकि पहले न्यूट्रल एटम होता है, जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं. वो रेजिस्टेंस शो करते हैं. क्या करते हैं? वो रेजिस्टेंस शो करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया है. ठीक है जी. अच्छा जी, हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ भी हाई हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ हाई हैं. लेकिन डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की तरह कम होती जाती हैं, क्लोरीन से आयोडीन की तरफ. अलबत्ता फ्लोरीन का जो बिहेवियर है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर है. फ्लोरीन हैज़ एक्सेप्शनल बिहेवियर. क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सबसे हाई है ग्रुप 7 में. अब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों कम है? तो इसके बच्चों दो रीज़न है. वो कौन से रीज़न है? सबसे पहला रीज़न है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन का साइज जो है वो बहुत छोटा है. और उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर रिपल्जन होती है क्योंकि इसका साइज छोटा है. ठीक है, तो जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है अंदर, ठीक है, तो फ्लोरीन के पास इतनी जगह नहीं होती, इतनी स्पेस नहीं होती कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को खुले दिल से इजाज़त दे दे ऐड होने की. तो बाकी एलिमेंट्स तो ऐड कर लेते हैं. ठीक है, और उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ की वैल्यूज़ भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन फ्लोरीन को थोड़ी सी दुश्वारी होती है तो वो रिपल्जन शो करता है. तो यहाँ पे रिपल्जन होती है बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और बिटवीन ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन. अब वो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? 2p ऑर्बिटॉल के अंदर मौजूद होता है. फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5. तो 2p के अंदर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ पड़ा हुआ है अनपेयर्ड. तो वो पहले से मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में रिपल्जन होती है, जिसकी वजह से फ्लोरीन का स्ट्रक्चर पहले ही बहुत ही कमज़ोर और वीक हो जाता है. ठीक है, और अक्सर मैं पढ़ाते हुए बच्चों को मिसाल देती हूँ कि जैसे आप जब आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, ठीक है, और स्टूडेंट वीक होता है तो आप कहते हैं गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो. अब फ्लोरीन तो बेचारा पहले ही कमज़ोर है, पहले ही गिरती हुई दीवार है, तो इसको एक धक्का और लगता है, यानी थोड़ी सी एनर्जी लगती है. ठीक है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है बाकियों के मुकाबले में, और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी कम होती है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं.
ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब नॉर्मली बच्चों आपको पीछे से मैं पढ़ाती आई हूँ कि सारे ग्रुप्स में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और लेफ्ट टू राइट की तरफ इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे हैलोजेंस का, और ऑलवेज रिमेंबर हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस, क्योंकि ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली, तो बच्चों इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके इंक्रीज करते हैं, बाकी सारे ग्रुप्स के डिक्रीज करते हैं मां सिवाय हैलोजेंस के, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और नोबल गैसेस के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी। अब ये क्यों इंक्रीज करते हैं, उसके रीज़न ऑब्वियसली पीछे से डिफरेंट हैं पिछले ग्रुप्स के मुकाबले में, तो मैंने इधर आपको बताया है, इसके रीजंस मैंने बताए हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, साइज और मैस भी इंक्रीज हो जाता है, तो पोलैरिजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या इंक्रीज हो जाती है? पोलैरिजेबिलिटी। पोलैरिजेबिलिटी को मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा और मज़ीद डिटेल से, आप फर्स्ट ईयर की बुक में भी देख सकते हैं। आपके पास जो है वो लिक्विड्स का जो चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास पोलैरिजेबिलिटी मौजूद है कि पोलैरिजेबिलिटी क्या है। पोलैरिजेबिलिटी क्या है? किसी भी एटम की दूसरे एटम को आयनाइज करने की जो एबिलिटी है उसे हम कहते हैं उसकी पोलैरिजेबिलिटी। ठीक है, यानी अपनी पोलैरिटी दूसरे के अंदर इंड्यूस करना, उसे हम कहते हैं पोलैरिजेबिलिटी। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द ईज ऑफ एन एलिमेंट बाय विच इट डिस्टॉर्ट इट्स चार्ज, कि ये वो चीज़ है जिससे कोई भी एटम आसानी से अपना चार्ज डिस्टॉर्ट कर देता है, फैला देता है, उसे हम कहते हैं पोलैरिजेबिलिटी। तो पोलैरिजेबिलिटी का ताल्लुक है साइज़ के इंक्रीज़ होने से, तो बच्चों ऑलवेज रिमेंबर कि साइज़ के बढ़ने से पोलैरिजेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, पोलैरिजेबिलिटी इंक्रीज़ होने से वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं वो आपकी डाउन द ग्रुप बढ़ जाती हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि नोबल गैसेस और हैलोजेंस के अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, जिन्हें आप LDF फोर्सेस या लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है जी, इन फोर्सेस के इंक्रीज होने की वजह से ही हम ये देख सकते हैं कि हमारे हैलोजेंस की स्टेट्स भी चेंज हो रही हैं, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं। फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ब्रोमीन जो है वो ब्राउन कलर का लिक्विड है और आयोडीन जो है वो ग्रे शाइनी मेटालिक सॉलिड है। ठीक है जी, आगे की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बॉन्ड एंथैल्पीज। बॉन्ड एंथैल्पी से पहले मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताती चलूं, जो कि मैंने इधर स्लाइड में डिस्कस नहीं किया क्योंकि आपकी बुक में मौजूद नहीं है। तो बच्चों जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, ऑब्वियसली वो हम तमाम एलिमेंट्स की जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस की भी हम आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हैलोजेंस की आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं और लेफ़्ट टू राइट की तरफ अच्छी खासी आयनाइजेशन एनर्जी इनकी होती है और इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी होती हैं। लेकिन बात वही है कि डाउन द ग्रुप तो हम ट्रेंड पढ़ते हैं कि हैलोजेंस की आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है जी, बॉन्ड एंथैल्पीज की तरफ चलते हैं, जो स्लाइड हमारे सामने खुली हुई है, बॉन्ड एंथैल्पीज और बॉन्ड एनर्जीज। तो बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन को जानते हैं कि ये क्या है। वन मोल कोवेलेंट बॉन्ड को इंडिविजुअल एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। ठीक है जी, अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि जब आप जो हीट रिक्वायर्ड होती है वन मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके लिए आपकी जो रिएक्टेंट्स हैं वो भी गैसियस स्टेट में होने चाहिए और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जो एटम में कन्वर्ट होंगे वो भी गैसियस एटम बनने चाहिए। जैसे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल को आपने तोड़ा तो 2 क्लोरीन एटम्स बने, ब्रोमीन मॉलिक्यूल को आप तोड़ेंगे तो 2 ब्रोमीन एटम्स बनेंगे, जो मैंने नीचे आपको एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी इन हैलोजेंस। हैलोजेंस की बॉन्ड एंथैल्पी को डिस्कस करते हैं X2। अब आप ग्राफ में देख रहे हैं कि क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन की उससे कम है और आयोडीन की उससे कम है। इसका मतलब है कि डाउन द ग्रुप हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो कम होती जा रही हैं। ठीक है, यानी थोड़ी सी वीक होती जा रही हैं, तो आपकी जो बॉन्ड एंथैल्पीज़ हैं वो डाउन द ग्रुप जो है वो कम हो रही हैं।
ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पीज डाउन द ग्रुप कम हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो फ्लोरीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी। फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है। तो इसका हम रीज़न पढ़ेंगे कि इसके रीज़न्स क्या हैं। इसके दो मेन रीज़न्स हैं बच्चों कि सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ जो है फ्लोरीन मॉलिक्यूल में वो बहुत कम है, और यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन के अंदर उनमें रिपल्जन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के। यानी यहाँ पे रिपल्जन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। रिपल्जन बहुत ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरीन मॉलिक्यूल में आपकी जो बॉन्ड है आपका फ्लोरीन के दरमियान, एफ मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड है वो ऑलरेडी बहुत वीक हो जाता है और ये इजीली डिसोसिएट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले से एक चीज़ वीक है, ठीक है, और उसको आपने थोड़ी सी एनर्जी लगाई और वो टूट जाएगा, ठीक है जी। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है ये थोड़ी ज़्यादा लगती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन के। और उसका रीज़न ये है, जैसे आप कंपेयर करें आयोडीन और फ्लोरीन को, तो आयोडीन की जो एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी फ्लोरीन से, ब्रोमीन से भी और क्लोरीन से भी। तो यहाँ पर एक रीज़न ये आ सकता है कि यहाँ पर जो आपके बड़े हैलोजेंस हैं इसमें मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाती है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाती है डी ऑर्बिटॉल्स की वजह से। जबकि जो फ्लोरीन है आपका वो 2p5 पे ख़त्म हो जाता है, तो 2d ऑर्बिटॉल्स तो होते ही नहीं हैं। तो दो मेन रीज़न है बच्चों फ्लोरीन की एंथैल्पी कम होने के, एक इसका स्मॉलर साइज़ और इसमें मौजूद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन, और दूसरा हाँ जी, बस ये दो मेन रीज़न्स हैं, ठीक है। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो अदर हैलोजेंस हैं उनकी जो एंथैल्पी ज़्यादा होने की रीज़न है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटॉल्स, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एनर्जी ऑर्डर लिखा है, क्लोरीन से आयोडीन की तरफ बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज़ हो रही है। फ्लोरीन का एक्सेप्शनल बिहेवियर है तो उसको हमने ऑर्डर में शो नहीं किया। नेक्स्ट स्लाइड जी। तो बच्चों बॉन्ड एंथैल्पीज इन हाइड्रोजन हैलाइड्स को हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड्स को आप हेलोजन एसिड्स भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, हेलोजन एसिड्स कहते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है HF, HCl, HBr एंड HI, ये सब के सब हेलोजन एसिड्स हैं। मैंने एनर्जी ऑर्डर लिखा है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी हाइड्रोजन फ्लोराइड को ब्रेक करने में लगेगी, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI को। तो यहाँ पे दो मेन रीज़न है, एक है हेलोजेंस का साइज़ और दूसरी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब हाइड्रोजन फ्लोराइड को सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड ब्रेक करने में। उसका रीज़न ये है बच्चों कि यहाँ पे दोनों का साइज़ हाइड्रोजन और फ्लोरीन का तकरीबन सेम है, यानी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच लेता है और इस तरह से पोलर बॉन्ड बनाता है, ठीक है जी, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली इसको तोड़ने के लिए हमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। HCl पे बच्चों जब आते हैं तो हेलोजेंस का ऑब्वियसली साइज़ बड़ा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, ठीक है। HBr पे आए तो हेलोजेंस का साइज़ और बड़ा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो गई। HI पे आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो गई और साइज़ और बड़ा हो गया। अब यहाँ पर आप देखें कि ब्रोमीन और आयोडीन के केस में कि हेलोजन का साइज़ इतना बड़ा है, ठीक है, और हाइड्रोजन का साइज़ छोटा सा है। तो यहाँ मैं बच्चों को अक्सर मिसाल दे के समझाती हूँ कि यहाँ पे इसकी मिसाल ऐसी ही है कि जैसे तरबूज के सर पे आप खुबानी रख दें या सेब रख दें, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली एक इतनी बड़ी चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ है, तो बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे वीक होगी। इतने बड़े हैलोजेंस के साथ हाइड्रोजन का जो कोप अप करना है या जो इसके साथ मीट करना है वो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। यानी ये बॉन्डिंग इनके दरमियान होगी लेकिन वीकली पोलर्स बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, और इनको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होगी। तो ये है, इट इज़ ऑल अबाउट द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ हेलोजन एसिड। इसलिए आपके पास फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हुए डाउन द ग्रुप हेलोजन एसिड में एनर्जी जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हेलोजेंस के बारे में बच्चों हम कहते हैं कि दे आर द वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, लेकिन डाउन द ग्रुप जो है ये ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती जाती है।
तो अक्सर आता है क्वेश्चन के जस्टिफाई द फॉलोइंग ऑर्डर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर आता है कि फ्लोरीन इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाउ। हम इसे जस्टिफाई करने लगे, ठीक है, कि फ्लोरीन जो है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है बच्चों कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो होते क्या हैं। बच्चों वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद रिड्यूस होता है, उससे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब यहाँ पे जो फ्लोरीन है, चूंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को रिड्यूस कर लेता है स्मॉलर साइज, और स्मॉलर साइज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से अपने आप को रिड्यूस कर लेता है इलेक्ट्रॉन गेन करके, और जो दूसरा सब्सटेंस है उसको कर देता है ऑक्सीडाइज। इसलिए हम कहते हैं कि फ्लोरीन इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जब हम बच्चों डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमारी कम होती जाती है, इसलिए कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी दोनों कम होती जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन तमाम हैलोजेंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन जो है फ्लोरीन जो है वो तमाम हैलोजेंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है, ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, और आयोडीन अपने से पहले किसी हैलोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो हम आयोडीन के बारे में कह सकते हैं कि इट इज़ अ बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे मैंने ये केमिकल रिएक्शंस लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन F2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से NaF में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। दिस थिंग शोज दैट फ्लोरीन रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज क्लोरीन। क्लोराइड -1 था, इसने दूसरे सब्सटेंस यानी क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर दिया क्लोरीन में, और ख़ुद 0 से -1 फ्लोराइड में ऑक्सीडाइज हो गया। खुद F2 से F नेगेटिव में ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस हो गया, और Cl क्लोराइड नेगेटिव को Cl2 में ऑक्सीडाइज करा दिया। सिमिलरली आप देख रहे हैं कि F2 ने NaBr में Br को Br2 में ऑक्सीडाइज करा दिया, और ख़ुद F2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से F नेगेटिव में रिड्यूस हो गया, ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन को भी आप नेक्स्ट स्लाइड में इसी तरह से ही समझेंगे जैसे मैंने पहली दो समझाई हैं। फिर मैंने आपको क्लोरीन का दिखाया है कि ये ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, जबकि आयोडीन किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकता। अब आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन खुद ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो गया, यानी 0 से -1, और आयोडाइड को -1 से I2 0 में कन्वर्ट कर दिया है, यानी आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया आयोडीन में, और ख़ुद Br2 रिड्यूस हो गया ब्रोमाइड में, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। द एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड की एसिडिटी की तरफ चलते हैं। अब हाइड्रोजन एसिड्स जो हैं वो एसिडिक इन नेचर हैं, तो इनको हम एसिड्स इसलिए कहते हैं कि वैसे तो इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है बाय डिफॉल्ट ये गैसियस स्टेट में जब होते हैं, लेकिन जैसे ये एक्वस सोल्यूशन में जाते हैं तो ये आयनाइज हो जाते हैं, और वहाँ पर वैसे तो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये H पॉजिटिव जो है वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आइन बना लेता है, ठीक है जी। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैंने लिखा है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ HI की है, फिर HBr की, फिर HCl की, और सबसे कम है HF की। तो बच्चों यहाँ पे जो रीज़न लाई करता है वो करता है बॉन्ड एंथैल्पी पे। आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब यही है कि कोई एसिड मीडियम में कितने प्रोटॉन या H पॉजिटिव डोनेट करेगा, इट इज़ कॉल्ड द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट एसिड, ठीक है। ये उस एसिडिक स्ट्रेंथ की प्रोटॉन डोनेट करना एक्वस सोल्यूशन में, ये उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो अब HI को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत कम है और आयोडीन का साइज़ बड़ा है, तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो वीकली पोलर है, कम एनर्जी लगेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और जल्दी से HI जो है वो आपके मीडियम एक्वस मीडियम में प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, हाइड्रोनियम आइन प्रोड्यूस करेगा, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही हम HBr की बात करते हैं, फिर HCl और फिर HF की बात करते हैं, तो पीछे की तरफ जाते हुए हमारे पास हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती जा रही है,
और इसका साइज छोटा होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और ज़्यादा एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में लगेगी, तो ऑब्वियसली फिर H पॉजिटिव मीडियम में कम लिबरेट हो रहा है। जैसे कि HF के केस में HF इज़ अ वेरी वेरी वीक एसिड बिकॉज here the bond between H and F is very strong due to the smaller size and greater electronegativity of fluorine। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे वीक एसिड है HF और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड, और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो सबसे वीक एसिड है, जबकि HCl और HBr मीडियोकर एसिड्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, बॉन्ड एंथैल्पीज। बॉन्ड एंथैल्पी से पहले मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताती चलूँ, जो कि मैंने इधर स्लाइड में डिस्कस नहीं किया क्योंकि आपकी बुक में मौजूद नहीं है। तो बच्चों, जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, ऑब्वियसली वो हम तमाम एलिमेंट्स की जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस की भी हम आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हैलोजेंस की आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं और लेफ़्ट टू राइट की तरफ अच्छी खासी आयनाइजेशन एनर्जी इनकी होती है और इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी होती हैं। लेकिन बात वही है कि डाउन द ग्रुप तो हम ट्रेंड पढ़ते हैं कि हैलोजेंस की आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है जी, बॉन्ड एंथैल्पीज की तरफ चलते हैं, जो स्लाइड हमारे सामने खुली हुई है, बॉन्ड एंथैल्पीज और बॉन्ड एनर्जीज। तो बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन को जानते हैं कि ये क्या है। 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड को इंडिविजुअल एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। ठीक है जी, अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि जब आप जो हीट रिक्वायर्ड होती है 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके लिए आपकी जो रिएक्टेंट्स हैं वो भी गैशियस स्टेट में होने चाहिए और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जो एटम में कन्वर्ट होंगे वो भी गैशियस एटम बनने चाहिए। जैसे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल को आपने तोड़ा तो 2 क्लोरीन एटम्स बने, ब्रोमीन मॉलिक्यूल को आप तोड़ेंगे तो 2 ब्रोमीन एटम्स बनेंगे, जो मैंने नीचे आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड। कि आयोडाइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे रिड्यूस करता है। अब बच्चों, जो आयोडाइड है वो ब्रोमाइड से ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। आयोडाइड ब्रोमाइड से, आयोडाइडाइन ब्रोमाइड से ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और वो सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस करेगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कि वहाँ तो आपने देखा था कि सल्फर डाइऑक्साइड पे एंड हो गया था, लेकिन नहीं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आयोडाइडाइन सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, यानी +6 से सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट होगी +4 में, फिर सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर में कन्वर्ट करेगा यानी कि रिड्यूस करेगा, यानी कि +4 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर जाएगा, फिर 0 से सल्फर जाएगा -2 स्टेट में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में। लेकिन यहाँ पे सारी इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप नहीं होंगी, बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ H2S के अंदर कन्वर्ट होने की इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर आयोडाइड 2 आयोडाइड अगर ऑक्सीडाइज होंगे तो वो I2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स कि हमें 8 आयोडाइडाइन को पहले ऑक्सीडाइज करवाना पड़ेगा 4I2 में और 8 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस करवाएंगे किसके अंदर, H2S और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स में। अगेन जो 8H पॉजिटिव हैं वो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली राइट साइड पर आपके पास 4 2 8H पॉजिटिव हैं, तो वो हमने 8 हाइड्रोजन पूरे करने के लिए यहाँ पे 8H पॉजिटिव लगाया, जैसा कि आप आइन इलेक्ट्रॉन मेथड इक्वेशन में यूज़ करते हैं। फिर 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड वाले इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड से कट गए